इस टाइम पे आप में से यहाँ पे जो है 80 to 85% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि अभी अपने जेई मेंस के मॉक टेस्ट के अंदर 100 से भी कम का जो है स्कोर निकाल रहे हैं। और ये कहानी जो है हर साल स्टूडेंट्स के साथ होती है, लेकिन फिर भी जो है कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो जाते हैं जिनकी सिचुएशन भला ही ऐसी खराब हो, लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर उनका जो है स्कोर यहाँ पे काफी बढ़िया निकल आता है। 70 से 80 मार्क्स का जो है उनको अपने स्कोर के अंदर बूस्ट देखने को मिलता है। तो आखिर ऐसी क्या चीजें रहती है कि भाई वो आखिरी के जो है 20 से 25 दिनों में वो ध्यान दे लेते ताकि ये स्कोर यहाँ पे अचीव हो जाए। तो सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक चेकलिस्ट जो कि आपकी रिक्वायर्ड होती है कि भाई जेई मेंस के लिए आपको उसको प्रॉपर तरीके से चेक यहाँ पे लगाना ही है, वो चीजों को कंप्लीट करना ही है। तो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती कर रहे होते हैं, अगर उससे सबक लेते हुए उस चेकलिस्ट को यहाँ पे ध्यान से जो है पूरा कर ले, तो ये स्कोर जो है आपका जेई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर निकाला जा सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम उसी चेकलिस्ट के बारे में जो है डिस्कशन करेंगे कि आखिर क्या क्या चीजें हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर आपसे किसी वजह से वो छूट गई है तो उस पर आपको यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए। अच्छा, सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आपको राइट मॉक टेस्ट यहाँ पे देने होंगे। और देखो, यहाँ पे कई स्टूडेंट्स जो है अपने ऑनलाइन सोर्सेज ढूंढते, ऑफलाइन सोर्सेज ढूंढते, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा फ्री सोर्स जो है बताना चाहूंगा जो कि आपके लिए इजीली यहाँ पे अवेलेबल है, और इससे ज्यादा रेलिवेंट आपको कोई चीज यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। तो आखिर ये फ्री सोर्स क्या है? ये है आपके जेई मेंस के यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर्स। अब लेकिन उसके अंदर भी आपको ये ध्यान रखना है कि भाई जेई मेंस के पेपर्स आपके 3 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड हो जाते, इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट। जनरली स्टूडेंट्स ये होते हैं कि जो भी कोई भी शिफ्ट का पेपर है वो ऐसे रैंडमली लगा लेंगे कि चलो भाई 5 शिफ्ट के मैं पेपर उठा लेता हूँ पिछले साल के, एक बार देख लेता हूँ मेरा स्कोर कितने के आसपास आ रहा है। और पता चलता है किसी में उसका स्कोर जो है 200 बन रहा है, तो किसी में उसका स्कोर जो है यहाँ पे 120 बन रहा है, किसी में उसका स्कोर 140 बन रहा है। तो भाई इतना ज्यादा रैंडमनेस क्यों रहती है? रैंडमनेस इसलिए रहती है क्योंकि जेई मेंस के अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस चलती है। तो हो सकता है कि किसी पेपर में आपके 220 पे यहाँ पे जो है 99 परसेंटाइल बन जाए, और किसी के अंदर जो है आपके यहाँ पे 175 पे ही 99 परसेंटाइल बन जाए। ये चीज जो है पॉसिबल है। तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से हमें पेपर यहाँ पे अटेम्प्ट करना चाहिए ताकि हमें पता चले कि इजी शिफ्ट का पेपर में हमें कितने ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करना है, डिफिकल्ट शिफ्ट में किस तरीके से जो है क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करना है। तो इसकी आदत आपको यहाँ पे बनानी होगी। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सारी शिफ्ट्स है पिछले साल की जो कि हमने आपके लिए कैटेगराइज कर दी है कि डिफिकल्ट शिफ्ट्स के अंदर ये जो है आपके 2 शिफ्ट के पेपर इंपॉर्टेंट थे, मॉडरेट के अंदर ये 2 शिफ्ट के इंपॉर्टेंट थे, एंड इजी के अंदर ये 2 शिफ्ट के थे। तो यहाँ पे जो है और भी शिफ्ट्स थी, लेकिन अगर लास्ट के दिनों में कम से कम ये शिफ्ट के पेपर आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अटेम्प्ट करते हो विद प्रॉपर एनालिसिस, तो आपको जो है आपके यहाँ पे जो भी 2025 का फर्स्ट अटेम्प्ट दोगे उसमें काफी फायदा जो है देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे हमने जिस बेसिस पे इसको जो है इन कैटेगरी में यहाँ पे बांटा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन आप जब यहाँ पे उसके स्कोर वाइज देखोगे कि भाई इस डिफिकल्ट शिफ्ट के अंदर 170 से 175 के स्कोर के आसपास आपके 99 परसेंटाइल बन रहे थे, जबकि मॉडरेट शिफ्ट के पेपर्स की मैं बात करूं तो 190 से 195 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी, एंड इजी शिफ्ट के अंदर तो भाई 210 से 215 मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो आप जब ये पेपर्स को अटेम्प्ट कर लोगे तो इस स्कोर के बेसिस पे आपको समझ में आएगा कि अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। अब देखो, अगर आप जो है यहाँ पे 95 परसेंटाइल से कम पे जो है स्टैंड कर रहे हो, तो उसके लिए जो है आपको यहाँ पे हाई वेटेड चैप्टर्स और जो आपकी इजी स्कोरिंग चैप्टर्स है उन पे ही ज्यादा यहाँ पे फोकस कर लेना चाहिए ताकि किसी ना किसी कैटेगरी तक आप यहाँ पे पहुंच जाओ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भाई एक स्ट्रॉन्ग बैकअप भी जो है अपने लिए यहाँ पे रेडी रख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जेई में किसी वजह से अगर आपका स्कोर यहाँ पे उतना अच्छा नहीं आ पाता है जितना आपके मन मुताबिक चाहिए था, तो आप कम से कम दूसरे एग्जाम के अंदर एक बढ़िया स्कोर निकाल सकते हो। स्पेशली बिटसेट एग्जाम हो गई जिसके थ्रू बिट्स पिलानी में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पे रिसेंटली हमने जो है बिटसेट चैंपियंस कोर्स भी आप सभी के लिए लॉन्च किया है। अगर आपने उसे चेक नहीं किया है तो जल्द से जल्द चेक करिए, क्योंकि वो कोर्स आपका बहुत जल्द यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। सभी डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, तो आप तुरंत जाके उसको चेक भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जैसा कि मैं बोल रहा था कि भाई हाई वेटेड चैप्टर्स आपके जो इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है, तो भलाई आप यहाँ पे जो भी एक अच्छे परसेंटाइल अगर निकालना चाहते हो तो उसके लिए इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मान के चलिए कि 90% एस्पिरेंट्स यहाँ पे क्या फोकस करते हैं लास्ट टाइम पे, इन दोनों चीजों पे, आपके हाई वेटेज टॉपिक्स हो गए और इजी स्कोरिंग टॉपिक्स। क्योंकि जो भाई मैं हाई वेटेज चैप्टर्स बोलने वाला हूँ उसमें से तो 1-2 चैप्टर्स ऐसे जहाँ पे 4 से 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे हर एक शिफ्ट के अंदर पिछले साल, तो भाई उनको कैसे छोड़ के जा सकते हो। अब यहाँ पे आप जो है देख सकते हो, सबसे पहले मैथ्स के अपन कुछ इजी स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पे बात कर लेते। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप यहाँ पे कह सकते हो कि क्वेश्चन उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है, बस हमारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर रहने चाहिए। हाँ, मैथ्स में सबसे बड़ी दिक्कत यही रहती है कि क्वेश्चंस आपके लेंथी जरूर हो सकते हैं, तो उसके लिए जब पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हो और अपनी स्पीड को किस तरीके से यहाँ पे मेंटेन करना है। फिर आपका सेट्स एंड रिलेशन काफी ज्यादा इजी टॉपिक हमें जो है देखने को मिल रहा है। स्टैटिस्टिक्स जो है वो काफी ज्यादा इजी है, स्पेशली यहाँ पे मीन एंड वेरिएंस से ही जो है लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो कम से कम उसको अच्छे से कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका यहाँ पे इजी टॉपिक के अंदर आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन तक यहाँ पे कभी कभी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, है ना। फिर आपका एरिया अंडर द कर्व्स जो है काफी ज्यादा यहाँ पे इजी है, अगर आपको जो है डेफिनेट इंटीग्रल के यहाँ पे बेसिक भी क्लियर है तो इस टाइप के जो है आप यहाँ पे क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हो। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। अब यहाँ पे बात कर ले हाई वेटेज टॉपिक्स की, तो सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या रहेगा, वेक्टर और 3D। इसको जो स्टूडेंट यहाँ पे छोड़ के जा रहा है वो ये समझ ले कि भाई कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करने की जो आपकी प्रोबेबिलिटी थी यहाँ पे वो आप सीधा सीधा यहाँ पे नकार दे रहे हो, और जो यहाँ पे स्मार्ट स्टूडेंट रहेगा भाई वो कम से कम वेक्टर्स 3D को तो फोकस करेगा ही करेगा। कई स्टूडेंट्स यहाँ पे परेशान होते हैं कि भाई मैथ्स हमसे बनता नहीं है, हमसे होता नहीं है, लेकिन इसको क्यों छोड़ के जा रहे हो। इजी क्वेश्चन भी जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ तो बहुत ज्यादा रिपीटेड टॉपिक्स है, तो उनको जो है आपको यहाँ पे अच्छे से कर लेना चाहिए। अब अगर आप चाहते हो कि हर एक चैप्टर के लिए हम सबसे ज्यादा यहाँ पे रिपीटेड टॉपिक्स आपके कौन कौन से पूछे गए उसकी लिस्ट लेके आए, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो किस सब्जेक्ट के लिए सबसे पहले चाहोगे, ठीक है। फटाफट जाके कमेंट सेक्शन में उस चीज को मेंशन कर दो। फिर आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से भी जो है लगातार यहाँ पे हमें ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। फंक्शन एओडी तो आपके यहाँ पे कह सकते हैं सबसे ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर से कैलकुलस के अंदर। फिर डेफिनेट इंटीग्रल भी जो है आपका बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। एंड अभी पीएनसी का भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेंड बढ़ गया है और क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, और बायनोमियल थ्योरम से तो यहाँ पे 1 से 2 क्वेश्चन लगभग आपको हर शिफ्ट में देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी जो है आपके यहाँ पे हाई वेटेज चैप्टर्स की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन फिजिक्स के इजी स्कोरिंग टॉपिक्स की, तो भाई इसके अंदर आपका हो जाता है यूनिट मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स। ये 2 टॉपिक प्लीज मत छोड़ के जाना, बहुत इजी आपके जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इवन आप कह सकते हैं कि अभी का जो पेपर है ना फिजिक्स का, वो लगभग जो है कहीं ना कहीं बोर्ड लेवल को ही टच कर जाएगा थोड़े टाइम के अंदर। पिछले साल के तो मतलब काफी ज्यादा यहाँ पे इजी क्वेश्चन देखने को मिले थे, इवन यहाँ पे फिजिक्स का बोर्ड का पेपर जो है अच्छा खासा पूछ लिया गया था। तो आप जो है यहाँ पे फिजिक्स सेक्शन पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, कम से कम ट्राई करिए कि भाई 80 to 85 का स्कोर टच कर ले, तो इससे आपके ओवरऑल परसेंटाइल भी जो है एक अच्छा खासा आपको बढ़ते हुए देखने को मिल सकते हैं। फिर सेंटर ऑफ मास, मोमेंटम और कोलिजन, ये भी जो है आपके इजी टॉपिक के अंदर आता है। ग्रेविटेशन भी जो है आपका इजी आता है, बस फॉर्मूलेस जो है आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर रहने चाहिए। एसएचएम हो गया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट हो गया, ऑल्टरनेटिंग करंट हो गया, आपका ईएम वेव्स हो गया। ये तो भाई 2 घंटे ढंग से बैठ जाओ, चैप्टर को आप खत्म कर सकते हो, है ना। तो ये सभी आपके इजी स्कोरिंग टॉपिक्स है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है। कोई भी अगर जो है चैप्टर आपका छूट रहा है तो उसको अभी जाके जो है कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि बाकी स्टूडेंट्स करने वाले, तो आप जो है उसको छोड़ के गलती मत करिए। फिर आपके हाई वेटेज टॉपिक्स में बात कर ले, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये आपका यहाँ पे काफी ज्यादा जो है क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स भाई लगभग 3 क्वेश्चन यहाँ पे जो है पक्के मान लो। फिर हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स जो है आपका ये काफी ज्यादा हाई वेटेज हो गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी 2 क्वेश्चन पर शिफ्ट आप मान के ही चलिए। ऑप्टिक्स से भी लगभग जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये सभी जो है आपके हाई वेटेज टॉपिक्स है, और आप देख रहे हो मेजोरिटी आपके 12th के अंदर जो है यहाँ पे लाई कर रहे। तो अगर किसी स्टूडेंट का 11th उतना अच्छा नहीं भी है तो कम से कम ये 12th के चैप्टर्स को ही जो है और ज्यादा अच्छे तरीके से रिवाइज कर लो। बाकी 11th के जो है जितने आपके मैंने इजी स्कोरिंग में गिनाए उनको एटलीस्ट अच्छे तरीके से यहाँ पे कंप्लीट करके जाओ, ताकि आपके फिजिक्स के अंदर एक अच्छा स्कोर यहाँ पे निकल पाए। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो केमिस्ट्री में ये कुछ आपके इजी स्कोरिंग टॉपिक्स यहाँ पे हो जाते हैं, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया, है ना। ये फिजिकल केमिस्ट्री के एटलीस्ट फॉर्मूलेस तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर रहने चाहिए। जो ग्राफ्स उसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं वो अच्छे से यहाँ पे देख लीजिए। एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया आपका, रिडॉक्स रिएक्शन वन ऑफ द इजीएस्ट यहाँ पे टॉपिक हम कह सकते हैं। बायोमोलिक्यूल्स भी आपका जो है मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बात करें तो यहाँ पे कुछ बहुत ज्यादा ऐसे रिएक्शन मैकेनिज्म जैसा कुछ नहीं होता है। चीजें जो एनसीईआरटी में दी है उनको ही बस अच्छे तरीके से यहाँ पे कर लेना है और आपका काम बन जाएगा। पीरियोडिसिटी, डी एंड एफ ब्लॉक, ये आपके क्या होगा इनऑर्गेनिक के रटने वाले चैप्टर्स, तो इनको अच्छे से करके चले जाओ भाई। यहाँ पे भी जो है 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। फिर हम बात करें केमिस्ट्री के हाई वेटेज टॉपिक्स की, तो जैसा कि भाई पिछले साल क्या हुआ है, बहुत ही बढ़िया कमाल हो गया है। जीओसी के अंदर जो है 4 से 5 क्वेश्चन तक हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिले। तो इसी की मैं बात कर रहा था कि भाई अगर किसी स्टूडेंट का 11th का ऑर्गेनिक भी यहाँ पे स्ट्रांग है ना, तो उसको बहुत फायदा इस बार भी जो है देखने को मिल सकता है। हाइड्रोकार्बन्स भी यहाँ पे मिला लो तो भाई एक अच्छा खासा जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर वेटेज यहाँ पे इन्हीं का देखने को मिल सकता है। फिर ये दोनों आपके इनऑर्गेनिक के बहुत ही ज्यादा हाई वेटेज चैप्टर्स है, इनको छोड़ के नहीं जाना चाहिए। मतलब ये मान के चलिए इन दोनों से 2-2 क्वेश्चन तो पक्के, कभी कभी 3-3 भी पूछे जा सकते हैं।
तो इनको अच्छे से कर लीजिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, थर्मोकेमिस्ट्री भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड सॉल्यूशंस पे भी जो है आपके 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही होगी कि कौन कौन से आपके हाई वेटेज यहाँ पे चैप्टर्स हैं, एंड साथ ही साथ इजी स्कोरिंग टॉपिक्स हमें जो है देखने को मिल सकते हैं। अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है पीवाईक्यूज। अब पीवाईक्यूज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बोला जाता है? ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पे जो है सिमिलर ट्रेंड पे देखने को मिलेंगे, जो कि मैं ऑलरेडी अपनी मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के थ्रू जो है बार बार आपके लिए प्रूव कर चुका हूं कि भाई एक ही क्वेश्चन आपको जो है पिछले किसी साल के अंदर यहाँ पे शिफ्ट के अंदर पूछा गया होगा। तो कोई स्टूडेंट अगर पीवाईक्यूज अच्छे से लगा के जाता है तो उसको वैसे भी सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर उसने थ्योरी बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी थी तो भाई वो सिमिलर कॉन्सेप्ट उसको अगर समझ में आ गया तो वो क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर सकता है ना। तो पीवाईक्यूज हमें कितने साल के यहाँ पे लगा लेने चाहिए? तो 22 से 24 के ट्राई करिए कि ये पीवाईक्यूज आप कंप्लीट करके जाए। कई सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके होंगे, जो रह गए उनको कंप्लीट कर लीजिए। अब जैसे कि अपन देख रहे हैं कि 2024 के मैंने आपको बोला कि एज अ पेपर लगा लो, तो ठीक है 2024 के छोड़ दो, 2023 और 2022 के एटलीस्ट यहाँ पे पीवाईक्यूज लगा लो, और उसमें भी पहली प्रायोरिटी पे क्या रखो, जितने आपके मैंने हाई वेटेज टॉपिक्स यहाँ पे आपको बोले और इजी स्कोरिंग टॉपिक्स बोले। तो इससे जो परसेंटाइल आप एम कर रहे हो ना, उसमें आपको पहुंचने में ये ज्यादा जो है फायदेमंद यहाँ पे साबित हो सकते हैं। और बाकी अगर टाइम बचता है तो फिर बचे हुए हम जो है चैप्टर्स में यहाँ पे नजर डाल सकते हैं। एंड इसके अलावा जैसे कि मैंने कहा, अभी जो है हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट भी लेके आए हैं, है ना, जेईई मेंस मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट की। हर साल आपके लिए ये जो है लेके आते, तो ऑलरेडी आपको पिछले जो है हमारे प्लेलिस्ट पे जाओगे चैनल के अंदर तो वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो पिछले साल के वीडियो चेक कर सकते हैं, वो इस बार भी आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। बाकी अभी नए में जो है आपके लिए वीडियोस लगातार आते जा रहे, तो अभी तक अगर उसे चेक नहीं किया है जरूर से चेक करिए और वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आप मेरे हिसाब से ना वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं ना लाइक कर रहे हैं। डीआईवाई क्वेश्चन उसमें दिया जाता है फिर भी कोई कमेंट नहीं करता, तो इससे यही लग रहा है कि आपको ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है। जबकि आप समझिए कि भाई 3 से 4 क्वेश्चन आपको जो है बार बार ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो कि रिपीटेड पूछे जा रहे, तो फिर इनको क्यों छोड़ना चाहते हो, है ना। इसके अंदर आपका हो गया न्यूटन्स फार्मूला, इजी सा क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट समझ लो, यहाँ पे पीवाईक्यूज प्रैक्टिस कर लो, आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। फिर यहाँ पे न्यूटन्स फार्मूला के अलावा जो है आपका क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गया। भाई सिंपल सिंपल से जो है टॉपिक हमें देखने को मिल रहे हैं, उनको बिल्कुल भी जो है आपको यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना चाहिए। अब हम जो है नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं रिवीजन की। ये हमारी यहाँ पे फाइनल स्टेज रहेगी, ताकि हम जो है अपनी चेकलिस्ट को पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर ले। क्योंकि स्टूडेंट्स के साथ दिक्कत क्या होती है, लास्ट तक बस सिलेबस को ही कंप्लीट करने में लग जाते हैं, जबकि जो पोर्शन आपका ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसको और ज्यादा भाई स्ट्रेंथन कर लो ना, इंस्टेड ऑफ कि हम जो है नया चैप्टर ही उठा के ले। नया चैप्टर में आपको 3 से 4 दिन चले जाएंगे, पता चला रिवीजन ही छूट जाएगा। तो रिवीजन पे यहाँ पे लास्ट में जो है फोकस करिए, एंड स्पेशली इन चीजों का ध्यान रखिए कि फिजिक्स के अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है क्लास 11 और क्लास 12 चैप्टर्स के, वो जरूर से करके जाए। आप अपने यहाँ पे यकीन मानिए कि भाई 25 क्वेश्चन जो आपको देखने में मिलने वाले, उसमें से आधे के आसपास जो है आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि अभी रीसेंट ट्रेंड ही वैसा हमें जो है देखने को मिल रहा है। तो फॉर्मूलेस आपको जो है बहुत अच्छे से यहाँ पे फिजिक्स में जो है मेमोराइज रहने चाहिए। फिर केमिस्ट्री में बात करें तो भाई फिजिकल के अंदर सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जरूर से करके जाओ, क्योंकि आपको डायरेक्ट जो है फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऑर्गेनिक में जितनी नेम रिएक्शन हो गई, इंपॉर्टेंट रिएजेंट्स, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट हो गए, उनको जरूर से यहाँ पे कर लीजिए। देखिए जैसा मैंने बोला भाई जीओसी करना है आपको और अपना हाइड्रोकार्बन तो करना ही करना है। इसके अलावा ठीक है नेम रिएक्शंस देख लो, हो सकता है अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल गया इजी सा तो वो भी आप अटेम्प्ट कर लो, क्यों फ्री के मार्क्स छोड़ना चाहते हो। इनऑर्गेनिक में बात करूं, जितनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्ट्रक्चर और एक्सेप्शन और उनके ट्रेंड्स है एनसीईआरटी से, वो एक बार आप देख सकते हैं, है ना। मैथ्स में जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उनको अच्छे से देख के चले जाइए। अगर इजी क्वेश्चन हमें मैथ्स में देखने को मिल गया तो वो उसके बेसिस पे जो है आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ भी अभी तक अगर छूट रहा है तो उसको जो है जरूर से यहाँ पे कंप्लीट करिए, ताकि जो स्कोर हम यहाँ पे एम कर रहे हैं उसको यहाँ पे अचीव कर पाए। बाकी कमेंट सेक्शन में जो है अभी अपना मॉक टेस्ट का स्कोर जरूर लिखिए कि अभी करंटली आपके पिछले 3 मॉक टेस्ट के अंदर क्या एवरेज स्कोर हमें देखने को मिल रहा है, एंड फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए आप कितना जो है यहाँ पे स्कोर टारगेट लेते हुए चल रहे हो। मुझे एक अच्छी खासी जंप देखनी है आपके स्कोर के अंदर, तो इन सब चीजों का अगर आप ख्याल रखते हो तो वो जंप आप जो है जरूर यहाँ पे दिखा सकते हो। चलिए तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको यहाँ पे जरूर से फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।